Welcome back, my dear students of grade 7th. Today we are going to study about Aurangzeb, the 6th Mughal emperor. He ruled from 1658 CE to 1707 CE. Aurangzeb declared himself as the new emperor, assuming the title of Alamgir. He ruled for 50 years till his death in 1707 CE in Ahmednagar. औरंगजेब कौन था औरंगजेब? औरंगजेब 5th एम्परर शाहजहाँ का बेटा था और उसने 1658 में जब शाहजहाँ बीमार हो गया था, उसकी हेल्थ डिक्लाइन होने लगी थी, तो उसने दिल्ली पर अपना रूल शुरू किया था और 50 इयर्स तक रूल किया जब उसकी डेथ हुई 1707 CE अहमदनगर में। रेबिलियंस ड्यूरिंग हिज रियाइन, उसकी रियाइन काल मीन्स उसके टाइम पीरियड में जब वो शासन कर रहा था तो कौन कौन से किंग थे जिन्होंने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया। There were a number of rebellions during Aurangzeb's reign. The Ahom in the northeast, Jats of the Agra Delhi region and the Satnamis of Mathura region revolted and were suppressed. इन सब ने औरंगजेब के अगेंस्ट रिवोल्ट तो किया, पर औरंगजेब ने इन सब के को सप्रेस मीन्स इनके रिवोल्ट को ख़त्म कर दिया। औरंगजेब हैड ए कन्फ्लिक्ट विथ 9th सिख गुरु तेग बहादुर हु वाज मर्सिलेसली मार्टर्ड। उनके सिख गुरु जो 9th गुरु थे सिखों के, तेग बहादुर, उनके साथ भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स थे जिनको उन्होंने दिल्ली में शहीद कर दिया था, जिस कारण से सिख कम्युनिटी ने एक नई मिलिट्री कम्युनिटी बनाई थी जिसका नाम है खालसा। मीन्स उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1666 में। द मराठास अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी बिकेम ए फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर औरंगजेब। और उस समय मराठास जो थे और उनके नेता थे छत्रपति शिवाजी, उन्होंने भी औरंगजेब के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। Due to his indifferences towards the Marathas, this struggle continued for several years. और ये स्ट्रगल काफ़ी सालों तक चलता रहा और 1689 में बीजापुर और गोलकुंडा सरेंडर टू मुगल एम्पायर। बीजापुर के राजा और गोलकुंडा के राजा, उन्होंने मुगल एम्पायर को सरेंडर यानी उनकी बात मान ली। अंडर औरंगजेब्स रूल the size of the Mughal Empire reached to its maximum extent. However, on account of lack of communication and poor infrastructure, it was difficult to hold the empire together. जब औरंगजेब का रूल था तो उसने अपनी मुग़ल एम्पायर को बहुत बढ़ा दिया, यानी उसकी एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी थी, पर अब उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि आजकल देखा जाए तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, इंटरनेट है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप है, पर उस समय ऐसा नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, जिस कारण से इतनी बड़ी एम्पायर को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। नाउ पर्सनल ट्रेड्स, यानी उनकी औरंगजेब की क्वालिटीज़ क्या थी, कैसा था औरंगजेब? औरंगजेब वाज एन ऑर्थोडॉक्स, गॉड फियरिंग एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। ऑर्थोडॉक्स मीन्स पुराने विचारों वाला था, गॉड फियरिंग भगवान से डरने वाला और पूरी तरह भगवान में आस्था रखने वाला। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन मीन्स एक कट्टर मुसलमान था जो अपने धर्म में पूरी निष्ठा रखता था। ही लेड ए सिंपल लाइफ एंड वाज कॉल्ड जिंदा पीर एंड लिविंग सेंट ड्यू टू सिंप्लिसिटी। वो एक सिंपल लाइफ, सादा जीवन जीता था, जिस कारण से उसको हम जिंदा पीर या लिविंग सेंट भी कहते हैं।
जैसे सभी राजा महाराजा होते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, इंजॉय करते हैं, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ही वॉज सस्पिशियस नेचर, बस कमी क्या थी उसमें? सस्पिशियस नेचर, वो सब पर शक करता था, किसी पर भी जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता था। ही रीइम्पोज्ड जजिया अपॉन हिंदूज विच वर रिमूव्ड बाय अकबर। जजिया जो एक तरह का टैक्स था उन लोगों पर लगाया जाता था जो लोग हिंदू थे, मीन्स नॉन मुस्लिम, उन पर टैक्स लगाया जाता था, जिसे अकबर ने ख़त्म कर दिया था, पर औरंगजेब ने इसको दोबारा शुरू कर दिया। हिज चीफ आर्किटेक्चर अचीवमेंट इज द बादशाही मॉस्क्यू एट लाहौर, द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। आर्किटेक्चर मीन्स उसने भी उस टाइम बिल्डिंग्स बनाई, मॉस्क्यू जो बनाई वो बहुत फेमस है, दैट इज़ बादशाही मॉस्क्यू एट लाहौर, जो अब लाहौर में है। ही वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मुगल्स दो तरह के थे, अर्ली मुगल्स एंड लेट मुगल। जो फर्स्ट 6 मुगल्स हैं, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, ये सब अर्ली मुगल्स हैं। और ग्रेट मुगल्स जो इसके बाद जो मुगल्स आए, दे आर नोन एज लेटर मुगल। तो ये अर्ली मुगल्स और ग्रेट मुगल्स में सबसे लास्ट रूलर थे औरंगजेब। 1707 में इनकी डेथ के बाद जो मुग़ल रूलर्स आए उन्होंने 1857 तक रूल किया, दे आर नोन एज लेटर मुगल्स। बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल रूलर हु टुक पार्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट ब्रिटिश। जब इंडियंस ने अपना फर्स्ट स्ट्रगल की थी, दैट इज़ 1857 रिवोल्ट, उसमें बहादुर शाह जफर लास्ट मुग़ल रूलर था, उसने उसमें पार्ट लिया था। और ही वॉज कैप्चर्ड एंड सेंट टू एग्जाइल इन रंगून म्यांमार। उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर उसे रंगून म्यांमार में बेच दिया गया, जहाँ पर उसकी डेथ हो गई। क्लियर? नाउ we will study about the Mughal administration. The Mughal were capable administrators. For the first time since Sher Shah and Indian rulers introduced innovation in almost every branch of administration, Akbar improved upon administration legacy of Sher Shah and developed such administrative system that his successor had to only maintain it with minor changes from time to time. मुग़ल जो थे वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। जैसे कि पहले हमारे इंडियन रूलर शेर शाह ने और जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया था, तो अकबर ने भी उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना शुरू किया। और जो शेर शाह सूरी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू किया था उसमें थोड़े से और चेंजेस किए और उसे और डेवलप किया। तो आने वाले जो सक्सेसर थे, जो उसके बाद अकबर के बाद जो भी मुग़ल एम्परर आए, उन्होंने सिर्फ उसको मेंटेन करना था, उसमें कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं करने थे। मीन्स वो ही सिस्टम आगे चलता रहा जो अकबर ने शुरू किया था। एट दैट टाइम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि हम अभी देखते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, कैसे हमारे इंडिया पे रूल होता है, कि हमारा एक इंडिया जो है बहुत वास्ट कंट्री है। तो एक जो गवर्नमेंट हो एक जगह से, सेंट्रल से पूरे इंडिया पर कंट्रोल नहीं कर सकती। तो उस समय भी अकबर ने ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था। उसने अपनी एम्पायर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था और अपने काम के लिए अलग अलग मिनिस्टर रखे थे। एम्परर, और जो एम्परर होता था दैट इज़ अ सेंटर पॉइंट, वो मेन था जिसके हाथ में सारी पावर थी और वो अपनी अकॉर्डिंग ही रूल चलाता था और बाकी जो मिनिस्टर्स थे वो उसकी हेल्प करते थे। ही द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर द वकील, दीवान, मीर बख्शी एंड खाने समन। ये सब कौन थे? द वजीर वाज द चीफ मिनिस्टर। वजीर जो होता था, जो मेन हेड होता, चीफ मिनिस्टर होता था, जो हर बात में राजा को
सलाह देता था। द दीवान कंट्रोल द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू, कि फाइनेंस मीन्स इनकम के सोर्सेज कौन से हैं और उसको कैसे हमने खर्च करना है, ये सब कौन देखता था? दीवान। जैसे आज हमारे पास कौन सा होता है गवर्नमेंट में? फाइनेंस मिनिस्टर। तो दैट टाइम ही वाज नोन एज दीवान। ही मेड द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, और जो सभी कि हमने लैंड रेवेन्यू कितना होना चाहिए, जब उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये सब फैसले कौन करता था? दीवान। द मीर बख्शी वाज द मेनली कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द आर्मी। जैसे हमारा डिफेंस मिनिस्टर है तो उस टाइम जो डिफेंस मिनिस्टर होता था उसको कहा जाता था मीर बख्शी। वो सारी आर्मी में हम किसको रिक्रूटमेंट मीन्स किसको भर्ती करना है, उसकी मेंटेनेंस, ट्रेनिंग कैसे करनी है, उसका इंस्पेक्शन, ये सब काम किसके पास थे? मीर बख्शी के पास। ही वॉज द पे मास्टर ऑफ द एम्पेरियल आर्मी। पे मास्टर मीन्स उनको पे भी कौन देता था? मीर बख्शी। द खाने समन वॉज द इंचार्ज ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। रॉयल हाउस होल्ड मीन्स पैलेस, और जो राजा वहाँ रहता था उनका एक केयर टेकर होता है, जैसे आजकल होते हैं हाउसेस के केयर टेकर जो पूरे रॉयल हाउस का ध्यान रखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता था उस समय? खाने समन। His main duties were to control the emperor's personal servants, look after the food, stores, etc. यानी महल की सारी जिम्मेदारी उसके पास थी कि वहाँ पर कौन से सर्वेंट्स काम करते हैं, फूड और वहाँ पर स्टोर, सब कुछ उसकी ड्यूटी थी। He also managed the कारखानास। द सदर was to encourage Islamic learning, और इस्लाम के बारे में नॉलेज देने के लिए सदर होता था। ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट सच एज काजी एंड द मुफ्तीज वर अपॉइंटेड बाय द किंग ऑन हिज रिकमेंडेशन। और जिस प्रकार आजकल हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं, जो अलग अलग अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसका फैसला करते हैं, तो उस समय भी काजीज और मुफ्तीज़ होते थे, पर इनके अपॉइंटमेंट कौन करता था? सदर की सिफारिश पर ही किंग करता था। जिनको वो सही मानता था उसकी ही अपॉइंटमेंट की जाती थी किंग के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द मुगल एम्पर हैड डिवाइडेड एम्पायर इनटू प्रोविंसेस और सूबास। जैसे अभी हम देखते हैं हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में हमने डिवाइड किया है, क्यों? कि हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चला सकें। तो उस समय भी मुगल एम्पर ने अपनी एम्पायर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो वो उन अलग अलग पार्ट को प्रोविंसेस या सूबास कहते थे। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन एज सूबेदार, और उसके हेड को सूबेदार या सिपहसालार कहा जाता था। हिज ड्यूटीज वर टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस, टू होल्ड द कोर्ट एंड एडमिनिस्टर फेयर जस्टिस एंड टू एनकरेज एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्रीज। और उस प्रोविंस की सारी जिम्मेवारी उस सूबेदार की होती थी। वहाँ पर पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री को डेवलप करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी थी? सूबेदार की। द सूबेदार वाज द सुप्रीम मिलिट्री कमांडर इन द प्रोविंस। ही हैड द पावर टू पनिश डिसओबीडियंट सबॉर्डिनेट्स। वो मिलिट्री का भी सुप्रीम कमांडर होता, और कोई अगर गलत करता तो उसको वो पनिशमेंट भी दे सकता था। बट देयर वर सर्टन चेक्स ऑन द पावर ऑफ द सूबेदार। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि सूबेदार के पास इतनी सारी पावर है तो वो अपनी मन मर्जी जैसे चाहे वो कर सकता है। उसकी पावर को भी चेक करने के लिए और बड़े ऑफिसर्स थे, जैसे अभी हमने पढ़े हैं, दैट इज़ दीवान, मीर बख्शी, सदर, ये सब सूबेदार की कामों पर नज़र रखते थे। द एम्परर अपॉइंटेड अ सूबेदार इन कंसल्टेशन विद दिस मिनिस्टर, और इन मिनिस्टर से बातचीत करके ही सूबेदार को
नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा विलेज एरिया में पटवारी होते थे, चौकीदार होते थे और पंचायत होती थी जो विलेज के कामों को देखते थे। नाउ वी स्टडी अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू मीन्स इनकम के कौन कौन से सोर्सेस थे ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। The earlier time the main source of income of the government was land revenue। जो लैंड से टैक्स होता है, जो इनकम आती थी वही मेन उस टाइम इनकम थी। द कल्टिवेबल लैंड वाज फिक्स्ड, मेजर्ड एंड लैंड रेवेन्यू चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस। और ये टैक्स कैसे फिक्स होता था? पहले ये देखा जाता था कि कितनी लैंड है जिस पर कल्टीवेशन की जा सकती है, उसको मेज़र किया जाता था, और उसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी प्रोडक्शन हो सकती है उस लैंड के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स डिसाइड किया जाता था। द पीजेंट्स कुड पे लैंड रेवेन्यू इधर इन कैश और काइंड। और किसान किसी भी तरह से टैक्स दे सकते थे, या तो कैश मीन्स मनी के रूप में, या फिर काइंड कुछ भी गुड्स उनको राजा को जैसे अनाज दे दिया, कुछ भी दे सकते थे। द गवर्नमेंट गेव लोन्स टू पीजेंट अफेक्टेड बाय द फेमाइन एंड ड्राउट। इट अंडरटुक सम मेजर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। द अदर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट वर ऑक्ट्रॉय टैक्सेस, माइंस, सॉल्ट टैक्स एंड स्टेट ट्रेडिंग। द गवर्नमेंट इसके अलावा किसानों को टाइम टू टाइम लोन भी देती थी। अगर बाय चांस कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता, जैसे फेमाइन या ड्राउट, अकाल पड़ जाता, जब भूखमरी छा जाती, जिस कारण से उनको मुश्किल होती एग्रीकल्चर करने में, तो उस टाइम सरकार उन्हें लोन भी प्रोवाइड करवाती थी। और टाइम टू टाइम अलग अलग एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट की, इरिगेशन फैसिलिटीज़ यानी पानी का, सिंचाई का प्रबंध करवाती थी। और लैंड रेवेन्यू के अलावा और कौन से सोर्सेस है? दैट इज़ ऑक्ट्रॉय टैक्सेस, माइंस, सॉल्ट टैक्स, स्टेट ट्रेडिंग एटसेट्रा। दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द एम्परर। Clear? I hope all of you understand about this. In the next video we will study about the Mansabdari system that is started by Akbar. Thank you for watching the video.